हेलो स्टूडेंट्स, आज एसएमएस-ए के जीके में हम संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रियम्बल कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बात का पता इसी से चल जाता है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में फ्रंट पेज पर संविधान की प्रस्तावना को स्थान दिया गया है और हमारा जो संविधान है तो उसके भी फ्रंट पेज का जो पेज है तो वो है प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है, इसीलिए इसका नाम उद्देशिका भी है। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाना शुरू किया था तो उन्होंने कुछ सोचा कि हमारा देश कैसा होगा, यहाँ के लोगों को कैसे अधिकार मिलेंगे और किस तरह का हम लोगों का फ्यूचर होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोच के एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और इसी को आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना माना गया। तो बच्चों, हम आज चलिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना प्रियम्बल। बच्चों, प्रियम्बल अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर याद ना भी हो तो इसके महत्वपूर्ण आपको बातें शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपके आगे बहुत काम आएंगे, क्योंकि इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा कोई एग्जाम कोई टेस्ट नहीं होता जिसमें प्रियम्बल से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो सबसे पहले हम अपने संविधान की प्रस्तावना को पूरा पढ़ेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा संविधान की प्रस्तावना में लिखा है और स्पेशली ये जो सामाजिक से लेके ये हमारे 8 पैरा जो हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं एक एक करके हर शब्द को डिटेल कर रही हूँ। तो हम भारत के लोग यानी कि सभी उस टाइम के लोग जिन्होंने संविधान बनाया, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें पूरे देश के प्रतिनिधि आए थे और इन्हें 10 लाख की जनता पे चुना गया था। तो ये हर राज्य से उस समय जो राज्य थे और जो प्रोविंस थी, जो प्रिंसी प्रोविंस थी यानी जहाँ पे राजा राज करते थे और जितने भी वहाँ अंग्रेजों के उस समय राज्य थे तो सबके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे। तो उन लोगों ने एक तरह से पूरे भारत के लिए कहा है कि हम भारत के लोग, क्योंकि उस समय जब वो काम कर रहे हैं तो अपनी शक्ति उन्हें दे दी है, तो इसलिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि
हम अपने जो हमारा जो बाउंड्री के अंदर हमारी जो सत्ता है तो उसमें हमारा दखल होगा, या हम अपने कार्य अपने निर्णय खुद लेंगे। कोई बाहरी व्यक्ति यानी कोई विदेशी हम पे कोई दबाव नहीं बना सकता, और कोई किसी तरह का हमसे कोई कार्य अगर हम नहीं चाहे तो नहीं करा सकता। यानी हम संपूर्ण प्रभुता संपन्न हैं। हमारा देश एबल है हर काम करने के लिए, हर निर्णय लेने के लिए। संपूर्ण फिर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी यानी लोक कल्याणकारी, वहाँ पे इस समय रखा गया। ये शब्द बाद में जुड़ा था, इसलिए पहले मैं पूरा बता दूं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि राज्य का, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो पंथ निरपेक्ष होगा। सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ के जो शासक होंगे या फिर जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो वो जनता चुनेगी। लोकतंत्रात्मक होगा, चुनाव होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वो लोकतंत्रात्मक है, उनका चुनाव होगा। गणराज्य, गणराज्य, गण यानी व्यक्ति, लोग, राज्य उनका राज्य होगा। जैसे राजतंत्र में होता है कि वंशानुगत शासन होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, तो गणराज्य में ऐसा नहीं होता। ये इसमें जनता का शासन होता है, जनता ही चुनती है। यानी गणराज्य यानी वंशानुगत शासन नहीं होगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की 2 तरह की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता जिसे यानी खंड खंड न किया जा सके, उसे अलग न किया जा सके, तोड़ा न जा सके। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए यानी सब भाई भाई की तरह रहेंगे, आपस में द्वेष नहीं करेंगे। दृढ़ संकल्प होकर यानी वहां पूरी इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी उस टाइम जब संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949। और ये जब विक्रमी संवत चलता था, क्योंकि वैसे हमारा जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, लेकिन शक संवत को हमने 1957 में लिया था, तो उससे पहले विक्रमी संवत चलता था। तो विक्रमी संवत चल रहा है उस समय, तो इसलिए विक्रमी संवत लिखा गया है। और तब क्या चल रहा था विक्रमी संवत? 2006 विक्रमी, यानी जो विक्रमी होता है तो वो होता है 58 प्लस कर देते हैं अगर हम, तो विक्रमी हमें मिल जाता है। जैसे 49 में चल रहा था तो इसमें 58 को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो विक्रम संवत था तो वो 58 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए 58 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा उस समय का। 1000 विक्रमी को एक बार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान को आत्मार्पित किया गया, उसको अधिनियमित किया गया, लेकिन जो लागू हुआ तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हम उसे लागू होना बोलते हैं। और स्वीकार कब किया गया? उसको आत्मार्पित कब किया गया, अंगीकृत कब किया, उसे अपनाया कब किया गया? तो वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। ये हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे पूरा। तो इसमें एक बात है जो मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे
बेरुवारीवाद में जैसे माना गया था, एक केस आया था बेरुवारी केस, कि संविधान हमारे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें ये मान लिया गया। लेकिन 1960 में बेरुवारी केस में बट 1976 में केशवानंद भारतीवाद में ये माना गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, पार्ट है, क्योंकि प्रस्तावना को भी उसी तरह लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है जैसे और सब अधिनियम हैं और भाग हैं। तो इसलिए संविधान को की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। लेकिन इसमें कहा गया कि इसकी मूलभूत संरचना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बेरुवारी केस में यह था कि मना कर दिया गया था कि संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन करने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन 1973 में जब ये मान लिया गया कि ये संविधान का पार्ट है और इसमें परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन मूलभूत में नहीं कर सकते, यानी इसके जो ये सारे पैरा हैं तो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए 1942वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को हमारी जो प्रस्तावना में है तो उसमें परिवर्तन किया गया। उसमें 3 शब्द जोड़े गए, उसमें हटाया कुछ नहीं गया, 3 शब्द ऐड किए गए और वो हैं हमारे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब 42वां संविधान संशोधन किया तो उसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जो हमारी ओरिजिनल थी तो वो प्रस्तावना में ये नहीं थी और सिर्फ एक ही बार इसमें परिवर्तन हुआ है 1976, ये याद रखिएगा। और ये जो हमारी प्रस्तावना है तो हमारे जो संविधान है तो उसका एक रूप प्रदर्शित करती है कि हमारा संविधान कैसा होगा, जो उस टाइम के लोगों ने सोचा, और ये बिल्कुल हमारा एक तरह से हमारे संविधान का आईना है। इसको पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारा संविधान होगा। तो अब बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, आप उसके आंसर देंगे। उसके आंसर आपको इसी प्रस्तावना से जो मैंने लिखी हुई है मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपने पढ़ रखा हो कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि आर्टिकल 32, तो उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, वो बात ठीक है। उन्होंने जो मौलिक अधिकार हैं तो उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 दिया गया है तो उन्हें कहा है जो अधिकार है उनकी आत्मा, यानी जो मौलिक अधिकार है उनकी आत्मा तो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हमारे संविधान की आत्मा क्या है? तो हमारे संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? ओके, इसका आंसर भी आप खुद ढूंढेंगे। थर्ड है, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में बदलाव किया गया? किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में बदलाव किया गया? नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में कुल कितने पैरा हैं, पैराग्राफ हैं? प्रस्तावना में कुल कितने पैराग्राफ हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। ओके, प्रस्तावना में किस तारीख का वर्णन है? तो ये अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर समझ आया होगा किस तारीख का वर्णन है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात हुई है? प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात हुई है? नेक्स्ट है, किस वाद से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? किस वाद से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है?
संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है या किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका आंसर बच्चों में इसमें नहीं था कहीं भी, तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। और लेकिन जो इसकी भाषा है तो उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। यानी जो संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन संविधान की भाषा का जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो बच्चों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, अगर आपने इस जो प्रस्तावना मैंने बताई है और इसके बारे में डिटेल किया है उसे ध्यान से सुना होगा, तो आपको इसके आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आप कर पाओगे। और अगर आप फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो, एक दो बार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे करिए आप दोबारा वीडियो को देख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो आई एम श्योर आप जरूर कर पाएंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, पढ़ते रहिए।